मनुष्य की संतान मनुष्य ही होती है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है, आम का बीज लगाने पर आम का ही पौधा उत्पन्न होता है, नीम का पौधा लगाने पर नीम ही फलता है उसमें। तो इस प्रकार हमें यह जानना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों होता है। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अर्थात आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के अंतर्गत हम देखते हैं कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना रहता है और कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और कोशिका के केंद्रक में धागा के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर में जीन पाए जाते हैं। ये जीन आनुवांशिक रचना या जेनेटिक मटेरियल होते हैं। यही जीन माता पिता से संतान में पहुंचता है, जिसके कारण माता पिता के अनुसार ही संतान उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए सबसे उत्तरदायी जो है जीन किसका बना रहता है, तो यह बना रहता है डीएनए का। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए है कि इसमें जो शुगर रहता है वह डीऑक्सी राइबोज शुगर रहता है, अर्थात पेंटोज शुगर रहता है। 5 कार्बन परमाणु इसमें पाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं सभी का निर्माण विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा, तत्वों के द्वारा या यौगिकों के द्वारा होता है। तो डीएनए का भी निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों और यौगिकों से ही होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीएनए की रचना। तो डीएनए की रचना का सबसे सटीक और सुंदर प्रमाण वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने 1953 में दिया था। डीएनए क्या है? आनुवांशिक रचना है, माता पिता से संतान में जाता है और यह गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर पाया जाता है, जीन का निर्माण करता है। वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए डबल हेलिकल होता है, अर्थात 2 धागा के समान रचनाओं का बना होता है और दोनों धागा आपस में कुंडलित सीढ़ी के समान रचना बनाते हैं। इसमें बहुत सारा टर्न पाया जाता है, मोड़ पाया जाता है। प्रत्येक मोड़ में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अब यह न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 3 भाग पाए जाते हैं। पहला है शुगर। शुगर जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट होता है, यह पेंटोज होता है। 5 कार्बन परमाणु इसमें रहते हैं, इसे डीऑक्सी राइबोज शुगर भी कहते हैं। दूसरा है फास्फोरिक एसिड या अम्ल और तीसरा है नाइट्रोजिनस बेस या क्षार। ये नाइट्रोजिनस बेस या क्षार 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें पाइरीमिडीन और प्यूरिन कहते हैं। यहाँ सब ध्यान देने योग्य बात है, नाइट्रोजिनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, पाइरीमिडीन और प्यूरिमिडीन। पाइरीमिडीन 2 प्रकार का होता है, थायमिन और साइटोसिन। इसी प्रकार से प्यूरिन भी 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो 2 धागे रहते हैं, प्रत्येक धागे 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बने रहते हैं और दोनों धागे अलग अलग होते हैं और ये धागों के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का थायमीन जब भी जुड़ता है तो दूसरे के एडेनिन से जुड़ेगा और साइटोसिन जब भी जुड़ेगा तब गुआनिन से जुड़ेगा। इन बातों को ध्यान हम रखते हैं। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। थायमिन और एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये पिरामिडिन और प्यूरिन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि नाइट्रोजिनस बेस है। एक बार और समझते हैं, प्रत्येक धागा का जो प्रत्येक अणु होता है, यह अणु शुगर, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजिनस बेस के द्वारा बना रहता है। नाइट्रोजिनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, पाइरीमिडीन और प्यूरिन। पाइरीमिडीन 2 प्रकार का होता है, साइटोसिन, थायमिन, और प्यूरिन 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन। थायमिन एडेनिन से जुड़ता है, माना पाइरीमिडीन प्यूरिन से जुड़ेगा
और प्यूरिन पायरिमिडिन से जुड़ेगा, थायमिन एडेनिन से जुड़ेगा, साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इसे हम इस प्रकार भी समझते हैं, यह हो गया शुगर, बाहर में रहता है शुगर, शुगर जुड़ा रहता है एडेनिन से। एक धागा हम लोग देख रहे हैं, 2 धागा में से एक धागा की रचना का एक न्यूक्लियोटाइड में सबसे बाहर की ओर शुगर रहता है, शुगर एडेनिन से जुड़ता है और शुगर के बाहर में फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। इसी प्रकार से जब दूसरा धागा देखते हैं तो यह इसका भी सबसे बाहर भाग फॉस्फेट से जुड़ा रहता है, फॉस्फेट शुगर से जुड़ता है और शुगर थायमिन से जुड़ता है। एक का हम लोग देखते हैं थायमिन है ना, जो कि पायरिमिडिन है, और दूसरे धागे का एडेनिन जो कि प्यूरिन है। तो एडेनिन और थायमिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। इसी तरह से यह लंबी रचना चलते चली आती है। इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से समझते हैं, जैसे यह पेंटोज शुगर है, यह शुगर बाहर की ओर फॉस्फेट से जुड़ा है और अंदर की ओर यह धागा एडेनिन से जुड़ा है। इसी तरह से फिर शुगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर, यह इसका शुगर का बाहरी किनारा फॉस्फेट से जुड़ा रहता है इस तरह से, और अंदर में थायमिन से जुड़ा रहता है। यह एक धागा हो गया। और दूसरा धागा भी इसी तरह से, बाहर शुगर जो फॉस्फेट से जुड़ा रहता है, फॉस्फेट से जुड़ा रहता है और अंदर की ओर थायमिन से जुड़ा रहता है। थायमिन और एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और साइटोसिन गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब टूट जाते हैं बीच में, ये टूटते कब हैं? तो ये टूटते हैं कोशिका विभाजन के समय। कोशिका विभाजन के समय हम लोग देखे हैं कि गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है, तो उस समय यह टूटते हैं। इसके लिए पीछे का वीडियो देखना जरूरी है। अब यहाँ इस क्रिया को हम लोग कहते हैं रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए या द्विगुणन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक धागा अलग अलग टूट जाता है और अलग अलग टूट करके ठीक अपने सामने अपना कार्बन कॉपी तैयार कर लेता है। यह क्रिया एंडोन्यूक्लिएज नामक एंजाइम के द्वारा होती है और इसके बाद जो कार्बन कॉपी तैयार होता है, यह आपस में कुंडलित सीढ़ी के समान व्यवस्थित हो जाते हैं। इस क्रिया में लाइजेज नामक एंजाइम भाग लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं डीएनए का रिप्लिकेशन। वीडियो कुछ लंबा हो गया, वीडियो कैसा लगा अवश्य से अवश्य लाइक सब्सक्राइब करेंगे। यदि कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद। मैं श्री राम राय, शिक्षक।